नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपकी बातचीत कर रहे थे कक्षा 8 के इतिहास विषय के अंदर, जिसके अंदर अपन ने आपके कक्षा 8 के तीसरे अध्याय को पूरी तरीके से पढ़ लिया था और अपने अभ्यास प्रश्नों की बातचीत करनी थी। तो आज की वीडियो के अंदर अपन आज के कक्षा 8 के तीसरे अध्याय, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के जो आपके अभ्यास प्रश्न है, उसकी बातचीत करेंगे। अगर इससे पहले आपने आपकी कक्षा 8 के पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय के लेक्चर नहीं देखे हैं तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसकी प्लेलिस्ट में जाइए। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आपकी कक्षा और आपका कौन सा विषय है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप आराम से बढ़िया मस्त तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बातचीत करते हैं आपके अभ्यास प्रश्नों की, जो कि तीसरे अध्याय से संबंधित हो गए। तो चलो ठीक है। सबसे पहले आपके यहाँ ये मिलान वाले प्रश्न दिए हुए कि निम्नलिखित की मिलान कीजिए। तो देखो, आपको अपनी किताब ओपन कर लेनी है और आप जिसमें गृह कार्य करते हैं या आप होमवर्क करते हैं वो नोटबुक ओपन कर लीजिएगा और उसके अंदर बढ़िया अच्छी तरीके से अपना कार्य पूर्ण करें। तो सबसे पहले निम्नलिखित जोड़े की मिलान कीजिए। तो मिलान के अंदर अगर अपन बातचीत करें तो सबसे पहले है रेयत। रेयत का मतलब क्या होता है? रेयत का मतलब होता है किसान। महाल का मतलब होता है ग्राम समूह, जो कि अपन ने क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है। और निज का मतलब होता है बगान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती करना निज कहलाता था। और रेयती का मतलब होता है रेयतों की जमीन पर खेती करना, क्या कहलाता है? रेयती कहलाता है। तो इस तरीके से इसकी मिलान कर लें। उसके बाद आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के अंदर जो सबसे पहले पूछा गया है कि यूरोप में वुड उत्पादकों को खाली जगह से अपनी आमदनी पे गिरावट का खतरा दिखाई देता है। तो पहली खाली जगह है, इसके अंदर आएगा आपका नील। यानी यूरोप में वुड उत्पादकों को नील से आमदनी, अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी खाली जगह है कि 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के कारण बढ़ी। तो इस खाली जगह में आपका आएगा औद्योगिकरण। क्या आएगा? औद्यो उद्योगीकरण। ठीक है। और उसके बाद में ग की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। किसकी खोज से? कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग की खोज होने के बाद में नील की जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है उसके ऊपर बुरा असर पड़ा। यानी नील एक प्राकृतिक रंग था, अगर इसके कृत्रिम रंग की जैसे ही खोज हुई तो नील के ऊपर आपके जो है बुरा असर पड़ा। मार्केट के अंदर नील की जो दाम है वो गिरावट आने लगी, क्योंकि नीम की जो नील था उसकी जो क्वालिटी थी वो अधिक थी और उसके प्राइस बहुत अधिक थे। और उसकी तोड़ में नए सस्ती कीमत पर जो नील के रंग मिलने लगे, यानी नीले रंग के जो प्रोडक्ट मिलने लगे, उसके कारण जो है इसकी क्वालिटी गिर गई, यानी उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई। ठीक है। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? तो नील बागानों के खिलाफ था। इस खाली जगह में आएगा नील बागानों। ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न के अंदर आपने रिक्त स्थान वाले सारे कर लिए। उसके बाद में आइए विचार करें। स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 3, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो अपन वापस यहाँ चल लेते हैं, जिसके अंदर मैंने आपके प्रश्न सारे बड़ी अच्छी तरीके से लिख रखे हैं। तो चलो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें मैं आपको एक एक प्रश्न बढ़िया अच्छी तरीके से समझाता हुआ चलूंगा। इसमें आपका तीसरा प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को लिखना है और उसके बाद में आंसर बढ़िया अच्छी तरीके से लिखना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। अब बिंदु बनाकर लिखें। इस बंदोबस्त के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है। और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी के राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है। और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि को स्थायी रूप से तय कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि भविष्य में कभी भी कंपनी के द्वारा राशि में इजाफा नहीं किया जाना था। ठीक है। और लेकिन अगर कोई जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था तो उसकी जो जमींदारी है वो छीन ली जाती थी, यानी उसकी जो जमींदारी है वो पूरी की पूरी छीन ली जाती थी।
अंग्रेजों को लगता था कि क्योंकि राज्य की राजस्व मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार समय के साथ बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे, और दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था दमनकारी लगती है। अगर मैंने स्पीड में ज़्यादा बोल दिया है तो आप आराम से इस वीडियो को रोक करके आप आराम से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं आपके चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि मालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो देखो, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र आते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। वहां पे एक आदमी था होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज अधिकारी ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे मालवारी व्यवस्था कहा जाता है। मैकेंजी को लगता था कि उत्तर भारत समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था जिसे बचाकर रखना चाहिए, और इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव को ही लगान वसूल करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में कर एवं लगान वसूल करने का अधिकार जमींदारों के हाथों में था। वहीं मालवारी व्यवस्था के अंदर ये जो जिम्मेदारी है वो गांव के मुखिया को दी गई। ये ध्यान रखना, आपके स्थायी बंदोबस्त के अंदर जो राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो वहाँ के जमींदार या फिर राजा को दिया गया। ठीक है ना, वहाँ जो जमींदार या तालुकदार होता था उसको दिया गया। लेकिन जो मालवारी व्यवस्था है इसके अंदर जो टैक्स वसूलने का जो अधिकार है या फिर राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो दिया गया किसको? गांव के मुखिया को। यही एक मुख्य अंतर है। ठीक है ना, और स्थायी बंदोबस्त में जैसा नाम से प्रतीत होता है कि स्थायी राजस्व स्थायी अर्थात इस राशि को कभी नहीं बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मालवारी व्यवस्था के अंदर लगान राशि को समय समय पर संशोधित किया जाता था। ये भी एक बड़ी व्यवस्था है, क्योंकि जो स्थायी बंदोबस्त है उसके अंदर जो टैक्स था वो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था, लेकिन जो मालवारी व्यवस्था है उसके अंदर जो टैक्स है उसको फिक्स नहीं किया गया था, समय समय पर उसको संशोधित किया जाता था। यानी अगर समय के अनुसार उसमें लगा कि बदलाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए तो ये समय के अनुसार इसको संशोधित किया जाता था। कौन सी व्यवस्था के अंदर? मालवारी व्यवस्था के अंतर्गत। आगे देखो आपका पांचवा क्वेश्चन, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई समस्याओं को बताइए। ठीक है ना, अब मुनरो ने जो व्यवस्था दी है वो किस तरीके से समस्या के लिए सामना करती है। देखो, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाके में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था शुरू की गई, जैसे रेतवार या फिर मुनरो व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि टर्म्स मुनरो के द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इस व्यवस्था को लागू करने वाले मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधा किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था में काफी समस्या थी। ठीक है ना, इस व्यवस्था में काफी समस्या थी। आगे देखो, राजस्व अधिकारियों ने आमदनी को बढ़ाने के लिए राजस्व कुछ ज्यादा ही निर्धारित कर दिया था, जिससे किसान चुका नहीं पा रहे थे और वे गांवों से भागने लगे, जिससे राजस्व वसूली भी सुस्त पड़ गई। ठीक है, मुनरो को उम्मीद थी कि यह व्यवस्था किसानों को संपन्न और खुशहाल बना देगी, लेकिन किसान राजस्व चुकाने की विश्वसता के कारण महाजनों से कर्ज लिया जा रहा था और उसमें फंसते जा रहे थे। किसानों के ऊपर ऋण का बोझ बढ़ने की वजह से किसानी वो छोड़ने लगे। तो मुनरो की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी, और मुनरो ने जो व्यवस्था लागू की थी खेती सुधार के अंदर, उसका नाम था रेतवारी। आगे देखो, आपका छठा क्वेश्चन है कि नील की खेती से रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। कतराने का मतलब है डरना। ठीक है, रेत नील की खेती करने से निम्न कारणों से कतरा रहे थे। सबसे पहला कारण है कि रेतों को बागान मालिकों द्वारा समझौता करने के लिए बाध्य करना, जिससे उन्हें कम ब्याज दर पर नकद कर्ज मिल जाता था, लेकिन उन्हें बागान मालिकों द्वारा कम कीमत पर नील बेचने पर मजबूर किया जाता था, जिससे रेत अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और अगली फसल के लिए दोबारा अग्रिम ऋण मिल जाता था। ये चक्र निरंतर चलता था, जिससे किसानों की दुर्दशा होने लगी। देखो, इसमें होता यह था कि रेत का मतलब किसान, जो किसान है उनको बागान मालिकों के द्वारा उनको बाध्य किया जाता था कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, और नील की खेती के लिए आपके पास अगर पैसे नहीं है तो बागान का जो मालिक है वो आपको पैसे देगा, यानी ब्याज के ऊपर पैसे देगा। अब ब्याज के ऊपर आप पैसे लेकर के आप अपनी जमीन के अंदर क्या कर रहे हो? नील का उत्पादन कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने ब्याज पे पैसे ले रखे हैं तो आपको आधे से अधिक आपकी जो जमीन है जहाँ पे अच्छी फसल होती है वहां पे आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। और नील की खेती अगर सही तरीके से नहीं हुई और अच्छे ढंग से नहीं हुई और जो उपज उसमें से पैदा हुई वो देते ही आपका नया ब्याज और जुड़ जाता था, यानी नया ऋण और जुड़ जाता था। तो बेचारा किसान पहले वाले ब्याज से मुक्त नहीं हुआ, उसके बाद में जो ही वो नील की खेती समाप्त हुई, बाजार में नील बिकी और नया लोन मिल जाता था, उसको ऑटोमेटिकली लोन मिल जाता था कि आपको आगे खेती करने के लिए लोन दिया जा रहा है। तो किसान बेचारा बाध्य होता था उसके अंदर, अगर लोन नहीं ले तो ही मारा जाए, अगर लोन मिल गया और नील की खेती नहीं करे तो भी बेचारा मारा जाए। ठीक है,
दूसरा कारण देखो, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ एक परेशानी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वहां पर नील की खेती के बाद धान की खेती करी नहीं जा सकती थी। देखो, और दूसरी समस्या ये थी कि बागान मालिक ऋण देने के बाद में ये चाहते थे कि जो किसान है वो नील की खेती का उत्पादन वहां पे करे जहां अच्छी तरीके से धान उपजता हो, धान का मतलब चावल। ठीक है, और नील में समस्या ये थी कि ये इसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, जमीन के अंदर जितने भी पोषक तत्व है इनको वो सोख लेती थी। और उसके बाद में अगर नील की खेती हो रखी है, उसके बाद में अगर आप किसी दूसरी फसल का उत्पादन करना चाहते हैं या करेंगे तो उस फसल का उत्पादन नहीं होगा। तो इससे भी वहां के लोग या किसान जो थे वो बेचारे परेशान थे। आगे सबसे बड़ी समस्या थी कि नील की कटाई के वक्त धान की कटाई का वक्त था और एक ही होता था, जिससे किसानों को नील की कटाई के लिए खेत मजदूर उपलब्ध कराने पड़ते थे। देखो, अब नील की कटाई और धान की कटाई का जो टाइमिंग था वो दोनों का एक था। अब दोनों के टाइमिंग के अंदर जो काटने वाले जो मजदूर है अपने यहाँ पे कहते हैं लाइया या बढ़िया, तो वो मिलना बहुत मुश्किल होता था। ऐसे में मजदूर ढूंढना काटना एक ये भी मोटा मोटी समस्या होती थी कि अब नील पक चुकी है तो किस तरीके से काटेंगे या किस तरीके से करेंगे। आगे प्रश्न देखो, आप 7वां प्रश्न पढ़ो। ओके, 7वां प्रश्न है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया, यानी बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गया। देखो, 1859 में हजारों किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, बगान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। बगान मालिक जो थे उन्होंने लगान चुकाने से इनकार कर दिया और नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। कब? 1859 में। मैंने जिस तरीके से इसके अंदर बताया है तीर लगा करके, आप बोर्ड में भी इनका आंसर इसी तरीके से लिखेंगे ताकि आपको नंबर है वो अच्छे मिले, क्योंकि लिखते सारे बच्चे हैं, आपके पास लिखने का फॉर्मेट होना चाहिए कि आप किस तरीके से उत्तर को लिख रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने 1857 की बगावत जैसे हालात से बचने के लिए उन्हें रेती की तरफ झुकना ही सही समझा। रेती का मतलब है किसानों की तरफ झुकना ही सही समझा। कहा कि रेतों को नील के अनुबंधन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इससे किसानों को लगा कि अंग्रेज जो है वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक नील आयोग बनाया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी माना और उनकी आलोचना की गई और आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदेमंद का सौदा नहीं है, इसलिए किसान अनुबंधन को पूरा करके नील की खेती बंद कर सकते हैं। और इस तरीके से जो नील की खेती है वो पूरी तरीके से धाराशाही हो गई। तो आपके इसके अंदर 7 प्रश्न ही थे। देखो, अपन ने चौथा भी कर लिया, 5वां भी कर लिया, छठा भी कर लिया और 7वां भी कर लिया। अब उसके बाद में आइए करके देखें, तो ये केवल सोच विचार के प्रश्न है, आप सब स्टूडेंट आपस में बैठ करके इसकी चर्चाएं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके अभ्यास प्रश्न तो हो चुके कंप्लीट। अगर वीडियो फुल स्पीड में हो गई है तो आप वीडियो को पुश करें, आप ऐसे टैप करोगे तो वीडियो रुक जाएगा और उसमें से देख देख के आप बढ़िया अच्छी तरीके से आंसर लिख सकते हैं और इन आंसरों को याद करना है। और इस वीडियो के बाद में ठीक है अपन लेंगे आपका टेस्ट, यानी जो आपका ये तीसरा अध्याय है इसका अपन टेस्ट लेंगे कि आपने कितनी चीजें पढ़ी और कितनी नहीं पढ़ी। और टेस्ट के बाद में अपन डालेंगे आपके टेस्ट की आंसर की, जिसके अंदर अपन ये देखेंगे कि आपने जो टेस्ट दिया है उसके अंदर आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में अपन आपके चौथे अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, तो मिलेंगे आपके टेस्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो या अपने चैनल का लिंक शेयर नहीं किया है तो अभी के अभी इसका लिंक शेयर करें और अपने स्टेटस पे भी इसका लिंक शेयर जरूर करें ताकि आपके जो भी दोस्त हैं वो अपने इस फ्री एजुकेशन से आराम से जुड़ सके। ठीक है।